जो मतलब आपको भी पता है कि आपका इंग्लिश डेमो क्लास है, ठीक है। सो अभी तो आपने अभी डिटेल सिलेबस भी हमारा आ चुका है पटवारी का, तो जिसमें आप अगर इंग्लिश का देखोगे तो इंग्लिश में जो है आपका सारी चीजें जो हम नॉर्मली भी ग्रामर की पढ़ते आए हैं, खुद भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया सा होता है। और सबको पता है कि 10th तक तो सब मतलब +2 तक जो है हम लोगों ने ग्रामर को पढ़ा ही होता है, थॉरोली नहीं पढ़ा होता, क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा ऐसे भी रहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव चीजों पे ज्यादा वेटेज दी जाती है, ठीक है। सो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका अभी जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो थोड़ा सा नजरिया चेंज भी हो जाएगा, और फर्दर अगर कोई साथ साथ में एग्जाम्स दे रहा है तो उनको पता होता है कि कितना डेप्थ में जो है चीजें आती हैं। हालांकि हमें वो डेप्थ में लगती हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली ग्रामर को कभी भी आप कोई भी मतलब नॉर्मली अगर ग्रामर की कोई भी बुक उठाते हो तो उसमें आप जब पढ़ने लगोगे ना तो आपको मतलब वो चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर बाद में ऐसा रहता है कि अब देखो मेन चीज है कि आपके पास टाइम भी काफी है, तो मेरा मानना ये है कि जब आप पढ़ने लगो तो डे फर्स्ट से ही अपनी तैयारी रखो। मतलब लोगों का थोड़ा परसेप्शन ऐसे रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपने नोट्स बना लेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन पे आएंगे। तो अभी जितने भी हमारे टेस्ट रहते हैं, आपको भी पता है कि मार्च के बाद तो पटवारी का मतलब जितना जल्दी इनकी नोटिफिकेशन आ रही है, अब तो एग्जाम्स हो भी जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप डे 1 से ही अपने पूरे नोट्स भी साथ में ही और आपका रिवीजन भी जो है वो साथ में ही चले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हम बेसिक करने जा रहे हैं दैट इज योर ओनली ग्रामर इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें नॉर्मली कि आपने ग्रामर में पढ़ना क्या क्या रहता है। अब आपका जैसे सिलेबस भी आ गया है तो आप वहां से भी साथ साथ में चीजें क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। दूसरी चीज मैं मैक्सिमम लोगों के लिए टिप पहले से ही दे दूं, इंग्लिश इवन आपका हिंदी ग्रामर में भी दोनों में सेम चीज चलता है कि आपके देखो जो सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, या हम नॉर्मली थोड़ा बेसिक जोन में जाएं तो जो हमारे देखो अपोजिट वर्ड, या फिर मैं बात करूं हमारे जो है जैसे हिंदी में विलोम शब्द रहते हैं, ठीक है, या पर्यायवाची हो गए, इंग्लिश में उन्हीं को ही सिनोनियम्स कहा जाता है, ठीक है। और समानार्थी जो शब्द होते हैं उनको ही सिनोनियम्स हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि ये वाले जो आपके पोर्शन रहता है ग्रामर का, ठीक है, या फिर मुहावरे हो गए, आइडियम्स और फ्रेजेस होती है हमारी, तो ये हमारा एक ग्रामर का ऐसा पोर्शन है जिसको आप नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं क्लास करा रही हूं तो आपको भी पता है कि वो एक दिन में या फिर आपकी फर्दर की 5-6 क्लासेस भी ले लें तो उसमें वो कवर नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मैं मतलब आपको पूरा सजेस्ट करके बता दूंगी जब हमारी कंटिन्यूटी में क्लासेस रहेंगी। तो उस टाइम पे आपने एक चीज रखनी है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, इसमें क्या करना है कि आपने डे 1 से ही अपने 5 वर्ड्स जो हैं, चाहे वो मुहावरे हो गए चाहे वो पर्यायवाची, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, तो आप अभी से ही रोज पढ़ना शुरू कर दो उनको। ऐसा नहीं है कि टॉपिक जब आएगा तब उनको पढ़ेंगे। बेसिकली आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जो है जरूरी है आपके किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का रहता है कि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, हमें सिनोनियम एंटोनियम नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं ये पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपने अपने वोकैबुलरी पे होल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि डे 1 से ही, जैसे अब आपको पता है कि हमारा एक ही टारगेट है दैट इज और पटवारी एग्जाम, सो आपने क्या करना है कि डे 1 से ही अपना जितनी भी चीजें जो आपको पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देयर आर मैनी वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और आपके जितने भी सिनोनियम एंटोनियम है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर भी साथ में पढ़ सकते हैं, उससे आपका जीएस पार्ट भी हो जाएगा और इंग्लिश का भी। तो ये थोड़ा सा टिप है सबके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट निकले, और आपको भी पता है कि जैसे जैसे अब टेस्ट आ रहे हैं साथ में आपका अभी भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो अब टिपिकल ही होते जा रहा है और बहुत ज्यादा कंपटीशन होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको क्रैक करना है तो ये थोड़े बेसिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हम सबसे पहले अगर ग्रामर की बात करें, आप सबने जो है मतलब मैक्सिमम लोगों ने बुक्स देखी होती हैं, तो आप सबको पता है कई नाउन से शुरू करते हैं, कई लोग आर्टिकल से शुरू करते हैं, कुछ टेंसेस से शुरू करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है ग्रामर को लेके, ठीक है, कि उसमें ये वाला टॉपिक रहता है। तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली तो चीज हमारे सामने आती है कि हमारा जैसे हिंदी का है सेम टू सेम, अब इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमने सीखनी है तो देखो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका ग्रामर आना बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है। सो हम कुछ फंडामेंटल्स हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के, जिसमें आप फर्दर चीजें और भी पढ़ोगे। अब जैसे मैंने आपके सामने वर्ड लिए कि फ्रेजेस हो गई, इडियम्स हो गए, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, या फिर हमारा सिनोनियम एंटोनियम है, तो ये तो हमारे जो है एक अलग पार्ट चला जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारा जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, आप इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस, क्योंकि आप जो भी किसी को कन्वे कर रहे हैं अपना मैसेज, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है सेंटेंसेस की हेल्प लेते हो। ठीक है। तो उन सेंटेंसेस को बनाने का, उस सेंटेंस को लिखने का, ठीक है, उन सबको जो है आगे कन्वे करने का एक रूल रहता है। आप प्रॉपरली, अगर मैं बात करूं, अब आपकी वोकैबुलरी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप उसको आगे अच्छे से किसी सेंटेंस में कन्वे ना कर पाओ, तो आप चाहे जितना ही मतलब अच्छे से अच्छा कोट किसी को बताना चाहते हो या मैसेज देना चाहते हो, लेकिन अगर आप वर्ड जो है इधर उधर कर देते हो, तो आप उनको अच्छे से कन्वे नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, तो वो हमें सिखाता है कि हम अपने मैसेज को एक अच्छी तरह से कन्वे कैसे करें। तो ये तो बात होगी हमारी स्पीच की। अब दूसरा आता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो देखिए, एग्जाम में एक तो आपको नॉर्मली ये तो पता है कि ग्रामर के पार्ट क्या क्या रहते हैं, मतलब ग्रामर में हम पढ़ेंगे क्या। बट अब मेन चीज है कि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्या आता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसमें एक सबसे पहले ही मतलब इसके बाद तो आपको शेयर भी कर दिया गया है ग्रुप में, तो खोलना और देखना इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है उसको अच्छे से देखना। तो उसमें देखो, पहले ही दो जो वर्ड है, उसके बाद वर्ड पावर जो है वो आपको दे दिया गया है कि वर्ड पावर का जो है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो वर्ड पावर में बेसिकली आपकी वोकैबुलरी हो गई, उसमें चाहे सिनोनियम है, एंटोनियम है, ठीक है, ये सारे हमारे जो है वर्ड पावर में आते हैं। ये कुछ नए नए वर्ड हैं जो आपने नहीं सुने होंगे पहले इंग्लिश ग्रामर में, इसलिए मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। और एक जो है आप उसमें देखोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक टॉपिक है, दैट इज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उससे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बनते हैं। तो हमारे टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अब जैसे आपको पता है कि सीबीटी टेस्ट है, ठीक है, तो सीबीटी टेस्ट का मेन क्राइटेरिया रहता है आपका स्पॉटिंग द एरर। तो एरर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आप जो है ग्रामर को थोड़ा डिटेल में स्टडी करोगे। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो उस वजह से आप उसमें लैग करोगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तो वेटेज बहुत ज्यादा रहती है सीबीटी एग्जाम्स में। तो कोशिश करिएगा कि हर एक टॉपिक को आप अच्छे से करिएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है आप तभी पूछ सकते हैं। ठीक है। सो अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल है दैट इज और अल्फाबेट्स, क्योंकि हम सबसे पहले जो लर्न करते हैं वो हमारे अल्फाबेट्स को ही लर्न करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे इन्हीं अल्फाबेट्स को जोड़ के इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम कंबाइन करके जो बनाते हैं दैट इज और वर्ड्स। ठीक है। आपकी वोकैबुलरी है, आपकी वोकैबुलरी की सबसे छोटी यूनिट है हमारे अल्फाबेट्स, जो कि आप ए टू जेड पूरे 26 लेटर पढ़ते हो, और उनको जोड़ के ही हम लोग जो है वर्ड्स बनाते हैं। अब वर्ड्स तो बना दिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब उसको कन्वे आगे करना है, तो इन्हीं वर्ड्स को अब कंबाइन करके एक ग्रुप बना के जो है हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो बनते हैं। लेकिन वेट, मैंने आपको कहा कि वर्ड्स का ग्रुप बना के जो आप कन्वे कर रहे हैं दैट इज अ सेंटेंस। बट इंग्लिश ग्रामर में ये पूरी जो है एक डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं, सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है। आपका कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें आपके वर्ड्स के ग्रुप नहीं बने होंगे। बट अब अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि अगर आप उन्हीं वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में नहीं लिखते हो, अगर उनका रीअरेंज मतलब सॉरी जो उनका अरेंजमेंट है अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करते हो, ठीक है, तो वो एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। अगर आप कोई भी वर्ड है आगे पीछे कर दोगे, ठीक है, तो अगर जिस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड की कोई सेंस नहीं है वो कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। आपने वाक्य में भी पढ़ा होगा कि जैसे शब्दों के एक सार्थक, ठीक है, जो आप एक सार्थक जो है पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं तो उनको जो है हम वाक्य कहते हैं। तो सेम टू सेम जो है हमारा इंग्लिश में भी सेंटेंस का मतलब है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एनी सेंस। ठीक है, कि जिसमें आप कोई सेंस बने, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं।
बाकी अब इसके बाद सेंटेंसेस जो हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में इसको फिर आगे भी बहुत वास्ट किया है, बट वो बाद की बात है। अभी जस्ट हमें जो नॉर्मली सेंटेंस का डेफिनेशन भी कई बार डायरेक्ट आ जाता है। देखो कोई भी हमारा मतलब ग्रामर में कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो उनका सेंटेंस अपने सॉरी उनकी जो डेफिनेशन है वो अपने आप में क्वेश्चन जो है वो बनाती हैं, ठीक है। सो सेंटेंस का जो रहेगा दैट इज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक एनी सेंस, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस जो है वो हम बोलते हैं। सो चलते हैं अब इन्हीं सेंटेंस के जो आपके पार्ट्स रहते हैं उनको लेके कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो सारा अब हम मतलब जैसे जैसे आपकी क्लासेस फिर होती जाएंगी वैसे आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वर्ड्स रिप्रेजेंट आइडियाज, अब जितनी भी हमारी वोकैबुलरी होती है वो हमारे आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब जैसे आपके कॉम्प्रीहेंशंस आएंगी, अब देखो ये जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपका वास्ट जैसे मैंने कहा सिलेबस आ चुका है तो उसमें आपको जो है पैसेज भी आएगा, ठीक है। वैसे तो पटवारी में जैसे पहले जो क्वेश्चंस रहते थे दैट इज और ओनली एमसीक्यूज, आपका सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज आते थे, कोई पैसेज नहीं आता था। बट अब जो न्यू वाला है इसमें जो है आपका पैसेज भी कहा गया है, तो कॉम्प्रीहेंशन रीड करना पड़ेगा और दूसरा आपके लिए बिग टास्क रहेगा, आपको स्क्रीन पे पढ़ना है। तो इसलिए कोशिश ऐसे करें कि आप जब भी मतलब कॉम्प्रीहेंशंस करते हो, ठीक है, तो अब पेपर पे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का होता है कि आप प्रिंट करा के घर पे रख लेते हो फिर उसके बाद तैयारी करते हो, तो यहाँ पे भी मैं आपको मतलब पहले ये टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपने सीबीटी टेस्ट फाइट करना है, ठीक है, सो स्क्रीन पे ही जितना आप चीजों को पढ़ने की आदत डालोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो इसके लिए हमारा वर्ड्स और वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके तो हमारी जितनी भी वोकैबुलरी है या फिर जो भी आप स्पीच बोलते हो तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है दैट इज योर अल्फाबेट्स, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट रहती है हमारी अल्फाबेट्स लेटर, और जो सबसे हमारी लार्जेस्ट यूनिट है जो कि हमारे ग्रामर में डिस्क्राइब की गई है दैट इज योर सेंटेंस, ठीक है। तो अगेन लार्जेस्ट यूनिट भी रहेगी एंड दूसरा कि आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कोई ना कोई मतलब जैसे उनका जो अरेंजमेंट है वो एक प्रॉपर वे में होना दैट इज मस्ट, ठीक है। अगर आपने अच्छे से अपने वर्ड्स को अरेंज नहीं किया गया है तो वो एक अच्छा सेंटेंस नहीं माना जाता है। सो चलते हैं नेक्स्ट, देखिए तो इधर द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी जो आपका एक सेंटेंस होता है उसमें क्या रहता है, आपका वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स एनी कंप्लीट सेंस, मतलब बिल्कुल कंप्लीट जो है वो सेंस होनी चाहिए। एंड द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस, और अगर आपने कोई भी सेंटेंस की एक प्रॉपर जो है सेंस बनानी है उसकी, ठीक है, कंप्लीट सेंस बनानी है, तो आपको जो है जितने भी आप वर्ड्स यूज करोगे उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है वो आपको उनको प्लेस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपरली प्लेस नहीं किए हैं तो कंप्लीट सेंस नहीं बनेगी, और अगर कंप्लीट सेंस नहीं बनेगी तो फिर वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। रिमेंबर एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको स्टेटमेंटल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कई बार क्वेश्चन आता है नॉट करेक्ट, ठीक है, तो आपको दोनों ही वे में ये चीज पता होनी चाहिए। तो देखिए एक कोई भी सेंटेंस आपका, आप नॉर्मली सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, चाहे लिख रहे हो, ग्रामर में तो ऑब्वियसली पूरा रिटर्न में दिख जाता है, कई बार ऐसा होता है बोलती बार गलती नहीं पकड़ी जाती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखती बार तो पूरा पूरा प्रॉपर पता चलता है। सो एक जो आपका बेसिक सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक उसका सब्जेक्ट और दूसरा उसका वर्ब। अब बात आती है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होती है, तो ये भी हमारे जो है ग्रामर में हम इनको भी ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो भी आपका अभी आज तो सिर्फ हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आपको ठीक रहेगा, ठीक है, आपको नई चीजें लग रही हैं पता तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल फ्री होके पढ़ना है, ठीक है, फ्री माइंड होके। अगर आप बहुत
ज्यादा रश में पढ़ोगे, या बहुत सी चीजें ऐसी होती है स्टूडेंट्स के साथ कि कई लोग जो है यूट्यूब पे जैसे अलग लेक्चर ले रहे होंगे, कई खुद से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे कई बार ऐसे भी होता है कि हमारी बहुत सी क्वेरीज होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डाउट भी कर लेते हैं सामने वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं चीजें बता दूं कि कोई भी चीज आपने पढ़ी है या फिर आपको फिर भी लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई नई चीज ग्रैब करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ्री मतलब फील फ्री, ठीक है, कभी भी आपने कोई डिस्कस करना है, आपको लगता है हमने ऐसा पढ़ा था, तो आपने वो फ्री होके जो है वो डिस्कस करना है। ओके, सो ये हमारा रहेगा। तो एक सेंटेंस में जो है वो आपका एक सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है, और एक वर्ब, वर्ब तो सबको पता है क्रिया, ठीक है, तो वर्ब जो है, लेकिन अब यहाँ पे भी मैक्सिमम लोगों को जब पूछा जाता है कि वर्ब क्या होता है, तो मैक्सिमम लोगों को रहता है कि हमारे एक्शंस जो है वो हमारे वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ प्ले, ईट, तो ये हमारे वर्ब होते हैं। बट जब आप डीप ग्रामर में जाते हो तो आपको यहाँ पे और चीजें समझ में आएंगी कि नॉर्मली जो आप इज, एम, आर भी लगा रहे होते हो ना, जिनको आप नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, तो बेसिकली दीज आर ऑल्सो वर्ब, ठीक है, तो ये भी जो है आपकी वर्ब ही होती हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहां तक जो भी चीजें आपको बताई वो क्लियर है? किसी का कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज है, आपने आपको मतलब ऐसा सर ने तो बोला कि आपकी स्क्रीन शो, मतलब जैसे एक बार स्क्रीन शेयर हो जाती है उसके बाद शो नहीं होती, बट मैं मुझे जो है आपके रिएक्शन सबके साथ में दिख रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई किसी को भी ऐसा डाउट है, कोई भी नहीं कि आवाज नहीं आ रही है, तो आप कॉल इन मैसेजेस भी कर सकते हो। नीचे आपके देखो जो आपकी स्क्रीन रहती है ना, तो उस पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मैसेजेस भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। मैक्सिमम टाइम ऐसा रहेगा, देखो एक ऑनलाइन एक ऐसी क्लासेस में थोड़ा सा ड्रॉबैक ऐसा रहता है कि आपका दोनों तरफ से जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है कई बार। तो इसके लिए भी मैं आपको पहले ही बोल दूं कि जब भी आपको हाँ ना या कुछ भी चीजें पूछे, तो आपके रिएक्शन साथ में आने चाहिए, ठीक है, तो एटलीस्ट सामने वाले को ये पता चले कि हमें कोई सुन रहा है। क्लियर? तो आप साथ साथ में रिएक्शंस भी दे सकते हो, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। So an English sentence has two fundamental parts. Very very important question रहता है ये हमारा। तो देखो अब जो हमारा सेंटेंस है, इसके भी जो है वो आपके देखो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। और फिर से अब मैं बार बार जो है आपके जो भी आपका सिलेबस आया है पटवारी का, उससे मैं रिलेट करती रहूंगी बार बार, ठीक है। तो देखो आपको ना यही वर्ड उसमें भी देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। अगर किसी ने देखा भी होगा तो आई थिंक उनको पता होगा कि ऐसा भी लिखा था। और मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि अब अभी तक तो और चीजें तो पढ़ रहे थे, अब ये प्रेडिकेट्स क्या आ गए। तो प्रेडिकेट्स कोई टॉपिक नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब कहीं पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपके एक सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है। सो एन इंग्लिश सेंटेंस हैज टू फंडामेंटल पार्ट्स। जो बेसिक जब आप एक सेंटेंस को बनाते हो तो उसमें जो है आपके दो पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ पे ही बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या रहता है हमारा। तो देखिए, अब जब आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं या कर रहे होते, कोई भी मतलब हो सकता है कोई और कोई काम कर रहा हो, ठीक है, तो उस तरह से जो सब्जेक्ट होता है, अगर आप हिंदी का ग्रामर भी देखते हो तो एक वर्ड आपने सुना होगा, कर्ता। तो कर्ता वर्ड जो है, तो बेसिकली अब जो कर्ता हम बोलते हैं, ठीक है, तो कर्ता जो होता है वो होता है जो, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकती है, ठीक है, जो कि बेसिकली किसी काम को कर रही है, या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी है जिस पर्सन के सराउंड इसको जो है किया जाता है, तो उसको हम लोग जो है सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो रहता है, ये कुछ भी हो सकता है, अभी इसके बारे में भी आप डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। बट सब्जेक्ट होता है बेसिक, अगर अभी आपको नॉर्मली बोला जाए तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, या फिर हम बोल सकते हैं एजेंट, ठीक है। जो जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कि आई एम टीचिंग यू, ठीक है, राइट नाउ, सो यहाँ पे कौन कर रहा है, मैंने अपने लिए जो है आई वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स आई सब्जेक्ट।
मैं क्या कर रही हूँ वो सारा अभी बाद की बात है, बट मेन है कि रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी जैसे द बॉयज आर प्लेइंग, तो उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को, उस एक्टिविटी को, तो उनको जो है सब्जेक्ट बोला जाता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट होता है जो आपका बेसिक जो उस काम को करने वाला, ठीक है, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता। और प्रेडिकेट क्या रहता है हमारा, तो प्रेडिकेट जो है वो हमारा जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है, अब जो भी आपका सेंटेंस में जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो सारा जो है हमारा प्रेडिकेट होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब पहले मैं यहां से बता लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए ये आपके सामने एक सेंटेंस है कि जॉन इज गोइंग टू स्कूल, क्लियर। तो जॉन इज गोइंग टू स्कूल में अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई देखो स्कूल जा रहा है, ठीक है, पर कौन जा रहा है, जो उस एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, जिसके अराउंड ये पूरा सेंटेंस है, वो है आपका जॉन। तो जॉन जो है इसको बोला जाएगा सब्जेक्ट। तो ऐसे आपका ये सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस में जो आपका कर्ता मतलब जो उस काम को कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोला जाएगा, और जितना भी रिमेनिंग पार्ट है जैसे यहाँ पे इज गोइंग टू स्कूल, तो ये सारा जो है प्रेडिकेट माना जाता है। सो इज इट क्लियर टू ऑल कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस रहता है? ओके जी। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी आपको अब पढ़ने को मिल जाएगा कि द सब्जेक्ट और द सिंपल सब्जेक्ट इज नॉर्मली द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने आपको कहा कि वो कौन रहेगा, जो मेन टॉपिक है, यानी जो उसको कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है। इट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, और इट नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जैसे आपका मैंने पहले भी आपको क्लियर किया कि यहाँ पे वैसे तो हिंदी में तो हमें नॉर्मली याद रहता है कि कर्ता जो है वो पर्सन होता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है। एक सेंटेंस में अगर वो कोई चीज मतलब जैसे अगर कोई थिंग्स भी है वो, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसमें जो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो एनीबडी बताएगा मुझे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में सब्जेक्ट कौन रहेगा? रितु वेरी ऑनेस्टली। गुड। हाँ जी। आप मैसेज भी कर सकते हैं, अगर देखो आपको ऐसा लगता है कि माइक ऑन नहीं करना है, आप नीचे मैसेज करके भी अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो जिसने भी बोला, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है ऑनेस्टी, बिकॉज पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है? ऑनेस्टी के बारे में। बट ऑनेस्टी तो कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑनेस्टी जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा। तो ये थिंग भी हो सकती है, ये किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर अदर वर्ड भी उस पर्सन के बारे में हो सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मैंने बता दिया कि जो भी फिर उसके बाद आपके सेंटेंस में असर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको भी असर्ट किया जाता है किसी भी सेंटेंस में उस टॉपिक के बारे में जो भी चीज बताई जा रही होगी, वो सारी जो है हमारे प्रेडिकेट में आती है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने नोट करना है दैट इज कि जो आपका प्रेडिकेट रहेगा वो हमेशा वर्ब को कंटेन करता है, ठीक है। मतलब जो आपकी प्रेडिकेट है तो उसमें आपका वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है कि कोई भी जैसे आपका सेंटेंस है उसमें वर्ब तो इम्पोर्टेंट है ही। हमने पिछली स्लाइड में सेम चीज पढ़ी कि एक सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस में दो चीजें पक्का होती हैं, एक उसका सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब। पर ध्यान रखना, वर्ब का मतलब हमेशा एक्शन नहीं होता है। वर्ब जो है कई बार हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि राम डज, ठीक है, अब मैंने सिंपल बोला, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि किसने किया, एंड यू से कि राम डज, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्ब है, तो मैक्सिमम लोग, कई बार नहीं पता होता तो मैक्सिमम लोग कहते हैं वर्ब मिसिंग है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं एक नॉर्मल सेंटेंस भी कह रही हूँ कि राम डज, तो उसमें डज जो है वो अब चाहे वो आप काम करने के लिए बोलो या फिर आप जो है उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब लो, लेकिन दोनों ही तरीके से जो है आपके एक सेंटेंस में वर्ब होती ही है। अगर कोई है जो ये बोल सकता है कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस होता है, तो बताओ।
ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब हमारे पास कोई भी सेंटेंस ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें ना सब्जेक्ट हो ना आपका सॉरी, जो आपका ना ही कि कोई सब्जेक्ट हो उसमें, ना कोई आपका वर्ब हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और अगर आप सिंपल बोलते हो यस और नो, ठीक है, तो इसमें भी आपको पता है कि ये सिर्फ वर्ड है, फिर ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सबको क्लियर डिफरेंस? इसको काइंडली नोट कर लेना कि प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होती है, ठीक है, मतलब जो भी आपका फर्दर कोई भी सेंटेंस रहेगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अंडरलाइन करके क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, या फिर कभी पूछा जाता है कि जैसे फॉलोइंग सेंटेंस में जो है आपका प्रेडिकेट कौन सा है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो सारा जो है प्रेडिकेट होता है। और जिसमें मेनली अगर आपको मान लो कि आपको 3 वर्ड का ही कोई ऐसा सेंटेंस भी आया है, तो ध्यान रखना कि जो जिसमें वर्ब, जिस वाले पार्ट में आपकी वर्ब होगी वो आपका जो है एक प्रॉपर प्रेडिकेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं, अब ये तो हो गई हमारे सेंटेंसेस की बात, और दूसरा हमने जैसे कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात भी हमारे पास हो गई। बट अब नॉर्मली जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स का और क्या पहचान होती है, हमारे मेन ग्रामर में इनको और क्या बोला जाता है, तो उसके बारे में अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं इसके बारे में। सो अब क्या है कि ये जो आपके जितने भी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी जो भी आप किसी भी सेंटेंस में जो भी आप वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, तो उसको जो है हमारा जो ट्रेडिशनल टर्म इसके लिए यूज की गई है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, दैट इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो नॉर्मली, क्योंकि देखो कोई भी सेंटेंस है, आप चाहे उसको लिख के बोल रहे हो या फिर आप नॉर्मली जो है मतलब लिख के किसी को कन्वे कर रहे हो या फिर आप उसको बोल रहे हो, एट लास्ट आप एक स्पीच ही यूज कर रहे हो, ठीक है। सो इसलिए जो है इसके लिए जो आपकी ट्रेडिशनल टर्म रहती है दैट इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो भी आप मतलब आपका एक प्रॉपर सेंटेंस होता है जिसमें आप जितने भी वर्ड बोल रहे हैं, अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो कोई भी आपका सेंटेंस रहता है और मैं वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर रहता है कि कोई ट्रांसलेशन पे जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी क्या है, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे हम, ठीक है। या जिन्होंने जैसे इंग्लिश का कोई टीचर जो ग्रामर आपको पढ़ाता हो, ठीक है, अगर वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हो तो हमेशा कोशिश करें कि उसका अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या इंट्रोडक्शन है ये आप आंसर करो। क्लियर। अब जैसे बात करते हैं, मेनली आपसे कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर कि इस जो भी आपको वर्ड पूछा गया कि उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। क्लियर। सो इसमें जो है आपका तो हमारे जो ग्रामर है उसमें ये जितने भी आप वर्ड्स अपने डेली जितने भी सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हो, उनमें जितने भी आप वर्ड्स यूज करते हो, उनका इंग्लिश ग्रामर में जो है अपना एक प्रॉपर जो है वो इंट्रोडक्शन रहती है, या मैं नॉर्मली बात करूं तो उन सबका अपना एक नाम है, ठीक है। और उन्हीं को ही हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर जो है वो पढ़ते हैं। क्लियर। सो अब क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाता है, तो ये आपने अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बार आएगा आपको, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे वर्ड आ गया ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो लोगों को लगता है कि ये कोई नया ही टॉपिक आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप देखो ये जो आपके स्लाइड के सामने जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्लियर। मतलब स्पीच यानी सिर्फ बोलना, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि आप जितनी भी बातें जितने भी सेंटेंसेस आप बोल रहे हो, जितनी भी उनके अंदर आप अपने वर्ड्स यूज कर रहे हो, वो सारे जो है हमारे स्पीच का पार्ट रहते हैं, ठीक है। अगेन ग्रामर जब आप देखते हो तो उसमें और भी चीजें आप पढ़ोगे, जैसे आर्टिकल आपने मतलब सुना तो सब नहीं है, ए एंड द, ठीक है, इस तरह के बहुत से ऐसी चीजें हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी है, ठीक है। बट जब आप उनमें भी जो वर्ड यूज कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपके ये जो मेजर आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं इन्हीं में से ही होते हैं।
सो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो हमारा जो मॉडर्न है या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर है, दोनों में ही जो है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बताए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आगे आगे आप जब चीजें पढ़ोगे, चाहे नाउन है, प्रोनाउन है, इन सब के बारे में जब आप पढ़ते हो तो कई लोगों का रहता है कि वही चीज जो है वो हिंदी के ग्रामर के साथ भी रिलेट करते हैं। नो डाउट हिंदी के ग्रामर के साथ आपने रिलेट जरूर करना है, पर एक मेजर बात आपने जो है अपने माइंड में पहले ही रख लेनी है कि जब भी आपसे काइंड्स पूछे जाएंगे, यानी हिंदी में जैसे आप भेद बोलते हैं ना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये आप पहले ही माइंड में रखें कि इंग्लिश में इनके जो काइंड्स हैं ये अलग हैं और हिंदी में जो है उनकी काउंटिंग अलग रहती है। तो ऐसा ना करें कि हिंदी में 6 होते हैं, अगर मान लो कि आपको पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं तो यहाँ पे भी आप प्रोनाउन के सेम करेंगे, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए आपने हर एक का अच्छे से पढ़ना है। हाँ, आप हिंदी ग्रामर का साथ साथ में आइडिया जरूर ले सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जितने भी आपके जैसे ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम यूज करते हैं ये हमारे हिंदी में भी होते हैं। क्लियर? बट वहां पे भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, क्योंकि उसमें 8 नहीं होते, उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। अब जैसे ही आप इंग्लिश ग्रामर, जब अब आपकी प्रॉपर क्लासेस जिस दिन से शुरू होंगी, ठीक है, आपको इन सब को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और इनका डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मेंशन किया गया है कि 10th तक का ग्रामर, ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं है कि 10th की बुक उठा ली और उसी का ही ग्रामर पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अब अगर आप इनका डिटेल्ड सिलेबस देखते हो तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके +1 2 के इंग्लिश ग्रामर की भी दी गई हैं। हालांकि हमने तब भी उतना मैं फिर बात करूंगी, क्योंकि हम पे ज्यादा प्रेशर डाला जाता था कॉम्प्रिहेंसिव चीजों का, कि बुक्स के क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। बट अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है स्कूल का कि अब ग्रामर पोर्शन को भी वेटेज दी जा रही है। पर मेनली ये है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं कि अब ऊपर ऊपर से पढ़ने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है। तो कोशिश करिएगा कि आप हर एक क्लास जो है अच्छे से ज्वाइन करो, अपने डाउट्स को साथ साथ में क्लियर करो, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और आपका एग्जाम भी इजीली निकल जाए। आपको ये भी ना हो कि आप मतलब टेंशन में आए किसी में भी। ठीक है, सो चलते हैं। तो अब इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। बाकी जो है हम इन्हीं को कंटिन्यूटी में, जब हमारी कंटिन्यूटी में क्लास चलेगी तो उस टाइम पे जो है इनको एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। आज थोड़ा सा कल जो है डिस्कस कर लूंगी मैं आपके साथ, ठीक है। तो ये जो है आपका, अब बात करते हैं, जैसे देखिए ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि आप कोई भी स्पीच बोलते हो, कोई भी सेंटेंस बोलते हो, तो उसमें जो भी आप वर्ड यूज करते हो उन सब का इंग्लिश ग्रामर में अपना एक जो है वो नाम होता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, क्लियर है सभी को? ब्लर तो नहीं है? मैं थोड़ा जूम करूं? वैसे तो स्क्रीन आपकी भी जूम हो जाती है। तो देखिए अब जैसे ये सेंटेंस है आपका कि द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको एज एन एग्जाम्पल आपके सामने लाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, दैट इज द, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर में जो है, जो अ एंड द है, तो इनको जो है आर्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। अब इनके भी रूल रहते हैं, ऐसे हर किसी के आगे ये नहीं लगते हैं, तो इनके लिए एक प्रॉपर जो है रूल रहता है, वो हम लोग जब हमारी कंटिन्यूटी क्लासेस रहेंगी तो उस टाइम पे इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात आती है जैसे ओल्ड और टायर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान से आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है मैन, ओल्ड टायर्ड मैन, ठीक है। अब देखो अगर आप सेंटेंस को अच्छे से देख पा रहे हो तो अब यहाँ पे जैसे ये मैन है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ बात बताई जा रही है कि वो कैसा है, ओल्ड यानी बहुत जो है बूढ़ा, ठीक है, ओल्ड हुआ बूढ़ा, ठीक है, और टायर्ड का मतलब है थका हुआ। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस मैन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है जब एरो लगा के ऊपर जैसे आपको मेंशन किया गया है कि इनको एडजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हिंदी में एडजेक्टिव को बोला जाता है विशेषण,
ठीक है। तो हिंदी में भी सबने ये पढ़ा ही होता है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कोई बताता है वर्ड, ठीक है, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो वैसा ही सेम टू सेम जो है हमारे इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि हमारी जो नाउन या प्रोनाउन होती है उसकी जो विशेषता बताता है उनको हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। फिर जैसे अगर मैन है तो मैन को यहाँ पे नाउन बताया गया है। ठीक है। फिर आगे आपका देखो वॉज और सिटिंग, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि सिटिंग जो है वो एक्शन है, लेकिन इन्होंने वॉज को भी क्या लिखा हुआ है कि ये वर्ब है। तो मतलब जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, इन सब को जो है आपका वर्ब बोला जाता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपकी वर्ब ही होती है। ठीक है। अंडर जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से मतलब आपको यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, तो देखिए जैसे एंड लगा है बीच में तो इसको कंजक्शन बोला गया है। तो ये सारे जो है हमारे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो रहते हैं। अभी आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आज सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जहां पे आपको बताया गया कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारे माने गए हैं। ठीक है। और उनकी डिटेल भी आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखा है, पर आपने क्लियरली नोट डाउन करना है कि आर्टिकल जो है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है। पहले जब हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर होता था तो उस टाइम पे इसको भी एडजेक्टिव का ही, जैसे आपने मैक्सिमम ग्रामर में देखा होगा कि एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर लिखा होता है। ठीक है। एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स करके एक वर्ड आता है इकट्ठा। तो बेसिकली जो है अब जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है इसमें इनको अलग कर दिया गया है, नहीं तो पहले ये भी एडजेक्टिव का ही हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते, बट हाँ आपके सेंटेंस का पार्ट तो ये है ही। तो वो इसी वजह से है क्योंकि ये एडजेक्टिव का पार्ट जो है वो हुआ करते थे। तो थोड़ा सा आगे डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बस मैं दो कर चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका क्वेरी सेशन रहेगा, तो अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट है कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी जैसे सबसे पहले हम नाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अब जो नाउन है, सबने ये डेफिनेशन हमेशा पढ़ी होती है कि नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और अ ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर थिंग्स। ठीक है। सबने जो है ये एक डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन जो है इन सब चीजों का नाम होता है। बट क्या आपको लगता है कि ये सही में एक नाउन की डेफिनेशन है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है? कितने लोग बोल रहे हैं, थम्स अप करना जिन लोगों को ये लगता है कि ये नाउन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। है किसी को भी नहीं लगता? मीनाक्षी जी? हाँ जी। और चलिए कोई नहीं, लेकिन देखिए अब ये अगर मैं बात करूं, एक ग्रामर है, ठीक है, तो ग्रामर के हिसाब से मैं इसको एक जो है आप बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर डेफिनेशन इसको बोला जा सकता है। बट जब आपसे बात आती है, जब भी मतलब आप पे अब जैसे मान लो कि किसी ने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, और अगर मैं नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरा क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में नाउन कौन सी है? चलिए बताइए। आप लिख भी सकते हैं, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में नाउन कौन है। देखो रिप्लाई तो करना पड़ेगा, तभी तो एक फ्रूटफुल सेशन रहेगा आपका। आप बोलोगे पहले दिन ही क्वेश्चंस करने लग गए। चलिए कोई नहीं, तो देखिए अब अगर मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में जो है ऑनेस्टी आपकी नाउन है। ठीक है। बट क्या रहता है, अब अगर मैं यही चीज आपके डेफिनेशन में ढूंढूं, ठीक है, हमने तो कहा कि नाउन जो है वो तो पर्सन का नाम है, बट ऑनेस्टी तो एक पर्सन का नाम हो ही नहीं सकता, ना ही वो प्लेस का है, ना ही वो थिंग का है, और अगर मैं बात करूं तो वो एक आइडिया भी नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात मतलब नॉर्मली यहाँ पे तो आपका एन आइडिया इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बट जो आप एक बुक वाली डेफिनेशन देखोगे तो उसमें बेसिकली यहीं पे ही खत्म कर दिया जाता है कि नाउन इज अ वर्ड यूज टू सॉरी नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस और नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है। बट ऑनेस्टी तो यहाँ पे किसी से भी नहीं आया, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रहता है कि ये एक नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है।
ठीक है। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन नाउन की देनी भी है तो फिर उसमें आपको एक और वर्ड भी डालना पड़ेगा, दैट इज नेम ऑफ क्वालिटी। और मतलब जो भी आप चीजें बोलोगे फिर उनका आपको एक नेम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं नॉर्मली कहूं तो इतना ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है कि हम सबका नाम जो है इसमें डालें, कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस। अगर हम इसके अलावा, अगर मैं आपको एक मतलब वन लाइनर में अगर मैं नॉर्मली आपको कह दूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज है जिसको आप अपनी आंखों से परसीव कर रहे हो, या मतलब सॉरी, कि अपनी फाइव सेंसेस से परसीव कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जिनको आप अपनी सेंस से सेंस कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, हर वो चीज का जो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, अगर मैं कहूं कि उसका नाम जो है वो नाउन है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस, मतलब इसमें आपका कोई डाउट रहेगा? अब नॉर्मली अगर मैं फिर वही क्वेश्चन आपको करूं कि अब बताओ जी, ऑनेस्टी क्या नाम है किसी का? तो हाँ है। आप बोलेंगे ना कि एक क्वालिटी का नाम है। तो इसलिए हम एक नॉर्मली उसमें कह सकते हैं कि एक नाउन जो होता है, नाउन क्या रहता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी चाहे थिंग्स हैं, चाहे पर्सन है, प्लेस है, पर इन सबको ना बोल के अगर हम डायरेक्ट कह दें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो ये अपने आप में एक डेफिनेशन है। ठीक है। फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कोई भी आप बोल सकते हैं, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, क्वालिटी है। ठीक है, तो इन सब के नाम को जो है हम लोग नाउन कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है कि महाराजा वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक है, तो महाराजा जो है वो नाम था राजा का, तो इसलिए जो है इसको नाउन कहा गया। या फिर जैसे द सन शाइन्स ब्राइट। ठीक है, तो कौन जो है शाइन करता है? सन। तो सन जो है वो आपको भी पता है हेवनली बॉडी है हमारी। ठीक है, तो इसका जो है नाम है दैट इज अ सन। तो इसलिए जो है ये क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो ध्यान रखें कि नाउन क्या है। अगर आपसे फर्दर कभी भी कोई पूछता है तो एक डेफिनेशन नहीं बोलनी होती, जैसे हमारे नॉर्मली बचपन से हमने रटी होती है कि अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज नाउन, तो हमारा रहता है जी पूरी डेफिनेशन। तो ऐसा नहीं होता है। नाउन इज नॉर्मली आपका नेमिंग जो है वो वर्ड है। ठीक है, किसी भी चीज का जो नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं। क्लियर है सबको? नाउन के बारे में क्लियर है? फिर यही चीज जो मैंने आपको जैसे कही, तो यही आपकी यहाँ पे लिखी भी हुई है। देखिए, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स। अब यहाँ पे जैसे अगर बात की जा रही है कि थिंग्स अगर मैंने लिखा भी है, तो ये किसके लिए है कि ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी। ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। आपकी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे आप जितनी भी चीजों को परसीव कर रहे हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जो नाम है तो वो हमारा थिंग्स में आता है। ठीक है, और समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। और ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं खूबसूरती, ब्यूटी, तो ब्यूटी को देखा जा सकता है? यस और नो? आप ब्यूटी देख सकते हो? कवि जी आप बताएंगे यस और नो? आप बोल सकते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। वेट अ सेकेंड। कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे जो ब्यूटी है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे हमारा हम बोलते हैं सौरव है, दुख है। ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सिर्फ फील करते हैं, वो दिखता नहीं है हमें। जो सिर्फ दिखाई देते हैं दैट इज ओनली जेस्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है कि अब यही चीजें यहाँ पे आएंगी जिनको हम सिर्फ अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, बट हम उनको जो है फील कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वही चीज आ गई कि अगर मान लो कि कोई हंस रहा है, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो खुशी है, ठीक है, कि वो सुखी है। आप उससे जो है उसकी सुख का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, या फिर कोई रो रहा है तो आप बोलते हो कि वो दुखी है। ठीक है, बट अब नॉर्मली सबको पता है कि जरूरी नहीं है कि आपका, जैसे कि कोई भी दुखी इंसान है तो वो मतलब आपका रो ही रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे सुंदरता हो गई, हो सकता है आपको जो चीज अच्छी लगती हो देखने में, दूसरों को वो अच्छी ना लगती हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप सिर्फ फील करते हो, और उन
जो मतलब आप फील करते हो उन भावनाओं का भी जो नाम रहता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, नाम है। आपने क्या किया कि अगर मान लो कोई बहुत ही जो है अच्छा मतलब सुखी वो कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप हैप्पीनेस बोल देते हो। अगर कोई दुख में है तो हम सॉरो एक वर्ड दे दिया हमने, ठीक है, या हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है तो उसके लिए हमने ब्यूटी वर्ड बोल दिया। तो ये सारे भी क्या है, ये उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को जो है बता रहा है, इसलिए ये भी हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं। तो इसलिए जो है आज आप इतना ही पढ़ेंगे, इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। मैं सब कुछ जो है थोड़ा-थोड़ा जो है आपको ज़रूर बताऊँगी, जिससे क्या रहेगा कि जब हम फिर टिपिकल क्लासेस अपनी जॉइन करेंगे, तो उस टाइम आप अपने आंसर्स के साथ आओ और उस दिन हमारी फिर ऐसे ना हो कि मैं सिर्फ मैं ही बोलूँ। तो अब जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिले तो मुझे क्वेरीज भी आएँ, ठीक है? और दूसरा है आपके साथ इंटरेक्शन भी हो। तो साथ-साथ में थोड़ा-सा अपने होने का भी मतलब बताना है आपने कि हम भी क्लास में हैं और आपको सुन रहे हैं, ठीक है? सो इसी के साथ जो है आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, एनीबॉडी? किसी ने कुछ भी पूछना, हम लास्ट के 2 कर मिनट, 5 कर मिनट जो है सिर्फ क्वेरी सेशन रखा करेंगे। जितना पढ़ा, समझ आया? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके जी, तो ये था आज की क्लास का, ठीक है? अगर किसी का भी फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। लास्ट में ऐसा रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी टेस्ट के रिगार्डिंग पूछना है, यू कैन आस्क। चलिए जी, ठीक है फिर तो कल करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके देन, थैंक यू।